कुंभ पर पीएम ने किया ट्वीट, अब प्रतीकात्मक ही रखा जाए कुंभ। कोरोना संकट और हिंसक झड़पों के बीच पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान। कोटखाई गुड़िया रेप केस में कोर्ट में पेश किया गया आरोपी, 28 अप्रैल को हो सकता है फैसला। हिमाचल में नहीं लगेगा लॉकडाउन, ऐतिहासिक मंदिरों और किलों में 15 मई तक लोगों का प्रवेश बंद। और प्रदेश में मौसम ने बदला मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज़ चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एलसी शर्मा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और कई साधुओं के पॉजिटिव आने के बाद से हरिद्वार कुंभ का समय से पहले समाप्ति का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों से बात कर इसके संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों से अपील की है कि कोरोना संकट के चलते अब कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। कुंभ में साधुओं, संतों और श्रद्धालुओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद प्रशासन भी हरकत में आ चुका है और आज इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया और लिखा, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आगे कहा, मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक और ताकत मिलेगी। लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं प्राय वो सब प्रतीकात्मक ही स्नान करते हैं। ये जो स्नान है वो प्रतीकात्मक ही होता है, पर इस स्नान की भी कोई समाप्ति की घोषणा नहीं की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई अब स्नान होगा ही नहीं। हाँ, हम आह्वान करते हैं, हम हृदय से और विनय पूर्वक ये आह्वान करते हैं जनता से कि वो सीमित संख्या में आए और कोविड नियमों का अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें। रही बात आदरणीय बैरागियों के, वैष्णवों के स्नान की, तो वे स्नान करें और प्रशासन, शासन उसके लिए प्रतिबद्ध है उनके स्नान के लिए। पर प्राय अन्य सभी अखाड़े सीमित सी संख्या में प्रतीकात्मक जाते हैं और उसका सम्मान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पर मैं फिर से कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री से मेरी बातचीत हुई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि धर्म बड़ी चीज है, पर उससे बड़े प्राण है। मैं कहना चाहूंगा आस्था बहुत बड़ी चीज है, पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है। लोगों के प्राणों की रक्षा है, तो हमें दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और उस तरह से अब धीरे धीरे करके हम चीजें प्रतीकात्मक करें। मैं इस प्रकार से पूरी जनता का आह्वान करना। पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए और नियमों का निर्वहन करें। प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। निरंजनी अखाड़े ने ये कहा है कि हमारे प्राय स्नान हो चुके हैं, तो उनका कहने का अर्थ कोई समाप्ति की घोषणा नहीं थी। उनका कहने का अर्थ कदाचित ये था कि हम लोगों के प्राय स्नान हो चुके हैं, आगे आने वाले स्नान तो प्राय हमारे प्रतीकात्मक रहे। तो 2-2, 4-4 संघ आप जानते ही हैं, हर कुंभ आपने देखे। उनका ये था, उनका नैरेटिव ये नहीं था कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा। इम्यून सिस्टम की भी बात है। जब व्यक्ति अपना एक, जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रचंड है, अब वो विश्वास से भरा है, उसमें उसकी मनोदशा में बहुत अधिक सकारात्मकता है, अथवा उसका चिंतन विधेयक है, अथवा वो बहुत ही स्वस्थ है, ऊर्जावान है और अधिक वो एक प्रकार से आत्मबल के साथ आ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि उसके विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। कोरोना संकट के बीच पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। 5वें चरण के तहत आज शनिवार को राज्य में 45 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। बूथ से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रही।
इन सीटों पर कुल 342 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। ये सीटें उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान, नादिया, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जैसे जिलों की हैं। इस चरण में कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण के तहत 45 सीटों के लिए वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी और ये शाम 6 बजे तक चलती रही। इस दौरान 319 उम्मीदवारों का भाग्य चुनावी पेटी में बंद हो गया। इस चरण में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी से तय होगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 2 मई को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगी या नहीं। राज्य में 5वें चरण में जिन 6 जिलों में मतदान हुआ, उनमें उत्तरी परगना पार्ट 1, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, पूर्वी वर्धमान पार्ट 1 और जलपाईगुड़ी है। वहीं 5वें चरण में भी पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तर 24 परगना में स्थित मीना खान के बूथ पर बम से हमला किया गया। इसके अलावा वर्धमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सरायटीकर अवैतनिक प्राथमिक विद्यालय की बूथ संख्या 60, 61, 63 और 72 से और नदिया जिले में छिटपुट हिंसा व झड़प की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों ने हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। कोटखाई की गुड़िया केस में अब सुनवाई लगभग पूरी हो गई है। 28 अप्रैल को इस मामले पर फैसला आ सकता है। आरोपी नीलू को कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष अदालत में पेश किया गया। यहाँ सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने इस मामले में आरोपी के लिए गए सैंपल और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अधिवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी ने आरोपी पर नियमों के खिलाफ जांच की है। हिमाचल के कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को लापता छात्रा के साथ हुए रेप और हत्या के मामले पर अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इसी दिन इस मामले पर फैसला भी आ सकता है। इस मामले में आरोपी को सरकार की ओर से लीगल एड सेवा में वकील नियुक्त किया गया है। जिला अदालत में इस मामले को किसी भी वकील ने नहीं लड़ने का फैसला लिया था। पकड़े गए आरोपी को नाहन की एक अदालत से उम्र कैद की सजा हो चुकी है। आज ये जो मैटर लगा था, जो गुड़िया मर्डर एंड रेप केस का, ये जो है आज फैसले के लिए लगा था, मगर आज जो है जब फैसले की जो आप होना था, तो साहब ने, हमारे जज साहब ने ये पूछा कि कुछ एक पॉइंट्स जो है क्लियर नहीं हुए थे। तो दोनों एडवोकेट से, सीबीआई के भी एडवोकेट साहब आए थे, तो डिफेंस वाले हम लोगों ने भी जो पॉइंट्स डाउट्स थे वो कोर्ट ने जो हमें पूछा उसको हमने क्लियर किया और थोड़ी आर्गूमेंट हुई है। और उसके बाद जो है इसको 28 ऑफ दिस मंथ इसको फैसले के लिए फाइनल जजमेंट्स के लिए रखा है। तो अब 28 को इसमें जो है फाइनल जजमेंट हो जाएगी। उधर गुड़िया के परिजन इस मामले की जांच से खुश नहीं है। सीबीआई की जांच हमेशा ही शक के घेरे में है। इस पर भी अभी मामला उच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है। अभी तक 4 सालें हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। पहले मेरे पास आई थी सीबीआई ने बोला कि हम दूध का दूध, पानी का पानी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जी ये 4 आदमी का काम है, 3-4 आदमी का काम है। लास्ट ईयर में जब आए तो उन्होंने बोला कि जी 1 आदमी का काम है। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता, जंगल में 1 चरानी से इतना काम कैसे सूझना, 1 आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहा हमने वो बात बताई थी उनको, सीबीआई को भी बताई थी। डायरेक्टर जी वो आए थे, बड़े डीएसपी आए थे मेरे पास बांधकुपर में। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि मैंने कहा सीबीआई ने कुछ काम नहीं किया। गुड़िया रेप एंड मर्डर केस है जो आज लगा था माननीय उच्च न्यायालय में, उस पर कुछ मुद्दों पे बहस हुई, जो कोर्ट ने हमको 3 मई तक का टाइम दिया है उन प्रोविजंस को देखना, और उसके 3 तारीख को जो है उसकी सुनवाई होगी। याचिका में हमारी मांग जो है वो है री इन्वेस्टिगेशन की। जो सीबीआई ने जो कार्यवाही की है दैट इज़ नॉट कंप्लीट। देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच पॉइंट आउट दैट there are other culprits involved in the crime. Not a single person can do this type of crime. देखिए रिव्यू नहीं है, ये रिट है फॉर री इन्वेस्टिगेशन। अभी जो मामला ज़िला कचहरी में जो है वो जो सोल एक्यूज है उसके अगेंस्ट है, और हम ये ट्रायल जो चल रहा है वो उसके अगेंस्ट है सोल। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और ये चीज़ जो है सीबीआई कहीं ना कहीं छूट चुका है
इसीलिए हम री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। दरअसल 4 जुलाई 2017 को कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में इसकी लाश मिली। मामले में 6 आरोपी पकड़े गए और इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को हत्या कर दी गई। आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि बाद में मामले में एक नया मोड़ आया और इन सभी आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया। अप्रैल 2018 को नीलू को हिरासत में लिया गया। इस मामले में सीबीआई की ओर से अब तक 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। हमारे जो पॉइंट्स थे, हमने बहुत लंबी लेंथी आर्गूमेंट दोनों की तरफ से हुई थी। पहले जब शुरू में आर्गूमेंट 4 दिन ये आर्गूमेंट हुई थी, दोनों लोगों ने, उन्होंने भी अपनी पॉइंट्स बोले, सीबीआई ने, हमने भी बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं। आज जो 2-4 पॉइंट्स और हमने उसको जो है बोले हैं, एडिशनल जो पॉइंट्स थे। तो ये जो सारे पॉइंट्स जो आप बोल रहे हो, जो जिस तरह का इन्होंने अरेस्ट किया है, जिस तरह की इन्होंने सैम्पलिंग की है, ब्लड सैम्पलिंग की है, या जिस तरह से इन्होंने सर्कमस्टांसेस एविडेंस इन्होंने क्रिएट की, मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, कि सारी की सारी ऐसे लग रही कि क्रिएट की गई है सारी चीज़ें। तो ऑन द बेसिस ऑल दीज थिंग्स जो हमने, वी हैव टेकन द डिफेंस दैट वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन सच टाइप ऑफ ऑफेंसेस। ये तो सारा इन्होंने मिला के जो है इस तरह का हमारा डिफेंस चल रहा है कि हमारे को बनाया। देखिए सीबीआई के पास एक ही एविडेंस है, वो ये बोलते हैं कि जो हमने सैम्पलिंग की वो प्रॉपर की है, और उसके बेस पे जो डीएनए इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट करके डीएनए रिपोर्ट बनाई है, लाए हैं, वो हमारे खिलाफ बताते हैं। ये तो उनके पास सिर्फ एक एविडेंस वो है कि हमने ये चीज़ें हमारे सीबीआई के पास है कि इसमें डीएनए रिपोर्ट है। हम ये बोलते हैं कि डीएनए रिपोर्ट जो लाए हैं, वो जो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो सैम्पलिंग हुई है, ब्लड सैम्पलिंग है और जो भी चीज़ें इन्होंने ली है, वो उस तरीके से नहीं ली जो लीगली जो लेनी चाहिए थी। वो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, मगर वी हैव आर्ग्यूड इट ऑन लेंथी बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं कोरोना महामारी के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और किले लोगों के लिए 15 मई तक बंद कर दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद जिलों में जाकर कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। एक तो हमने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन की तरफ अभी तक नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है। कोरोना को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना से निपटने के लिए सभी पूरी तरह से तैयार रहें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, साथ ही प्रदेश की आर्थिकी और रोजगार पर भी संकट खड़ा ना हो। एक तो हमने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन की तरफ अभी तक नहीं जाएंगे। दूसरी बात, हमने एक बात को लेकर के कि भाई नीचे के मैकेनिज्म को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसे हमको बेड कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। लगभग 2000 बेड कैपेसिटी एट प्रेजेंट हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ कोविड के पेशेंट के लिए हमने अवेलेबल रखी है। लेकिन जो मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हो सकता है हमको इसको भी थोड़ा इन्हांस करने, तो कैपेसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह के मामले आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उस तरह से वहाँ फोकस होकर के काम किया जाए ताकि बेड कैपेसिटी को बढ़ा सके। तीसरे, हमने जो टोटल सप्लाई जो रिक्वायर्ड इसके लिए है, जिसमें आपकी पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये तमाम सारी चीज़ें, इनकी उपलब्धता पर भी हमने बातचीत की। ये सारी चीज़ें, सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल मेंटेन्ड है बहुत मजबूती के साथ, और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है। ऑक्सीजन से रिलेटेड भी हमने बातचीत की। ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर किसी भी जगह जो है उसमें शॉर्टेज नहीं है और न होने की संभावना अभी तक है। इसके बाद जो है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाते जो है उसमें रेमडेसिविर जो है वो डाली जाती है, वो दी जाती है, तो उस सारी चीज़ के लिए भी हमारे पास उपलब्धता उस मेडिसिन की है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना को रोकना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में सभी को नियमों का पालन करना होगा। जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से वापस आए हैं, उन्हें कोरोना टेस्ट और क्वारंटीन जैसे नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। जो भी लोग इस प्रकार से ऐसी जगह जहाँ सोशल गैदरिंग्स, बड़ी गैदरिंग्स में गए हैं प्रदेश से बाहर, और जहाँ कोविड के मामले बहुत एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, ज़्यादा नंबर में हैं, वो अपने आप इनिशिएटिव ले, अपने
ऊपर भी जिम्मेवारी मुझे लगता है कि आज की तारीख में समाज को लेनी चाहिए कि हम अगर ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर वापिस आ रहे हैं तो परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, गांव के लोग जो है संक्रमित हमारी वजह से न हो, वो अपने आप आगे आएँ और अपने आप आगे आकर के जो है वो टेस्ट, चाहे वो रैपिड टेस्ट है, चाहे वो हमारा RT-PCR है, तो दोनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट करा करके सुनिश्चित कर सके कि वो कोविड के संक्रमण में नहीं है। वहीं कोरोना महामारी के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और किले लोगों के लिए आगामी 15 मई तक बंद कर दिए हैं। इनमें लाहौल का प्राचीन मृकुला देवी मंदिर, बैजनाथ शिव मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, कुल्लू जिले में दशाल स्थित गौरी शंकर मंदिर और गौरी शंकर मंदिर नगर समेत मुख्य मंदिर शामिल है। इसके अलावा कांगड़ा और नूरपुर का किला, सुजानपुर का ऐतिहासिक टिहरा का महल और नर्मदेश्वर मंदिर भी बंद रहेगा। हम चाहते हैं कि इसमें आम जन जो है उसमें अपनी सहभागिता दे, इसको इस वायरस से बचने के लिए काम कर सके, लोगों को प्रेरित कर सके, जागरूक कर सके। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधि, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि, तमाम ऐसे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करके, ताकि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी चिंता वहाँ पर हो सके। वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक करें, अधिकारियों के साथ साथ में बैठक करने के साथ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग हमारे समाज के संगठन हैं, उनके साथ भी बातचीत करें। उसके लिए हम पहले भी इस तरह से प्रयास कर चुके हैं। मंडी और कांगड़ा जाकर के मैं पिछले दिनों में जाकर के आया हूँ और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब मंडी मीटिंग की तो मंडी के साथ हमने वर्चुअली जब कुल्लू भी कनेक्ट किया था, और उसी तरह से जब कांगड़ा की थी हमने तो कांगड़ा के साथ हमने चंबा कनेक्ट किया था। तो कल मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, नालागढ़ में, जिस एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट है। उसके बाद फिर ऊना जाऊँगा, ऊना के बाद हमीरपुर जाऊँगा। उसके बाद आगामी भी हमारे कुछ जगह जाने के जो इस प्रकार के जिला स्तर पर हमने निर्णय किए हैं, ताकि हम इफ़ेक्टिवली इस वायरस के इस दौरान जो है वो लोगों के लिए इस वायरस से बचने के लिए जो उपाय कर सकते हैं, जो कदम उठा सकते हैं, बेहतर सुविधा दे सकते हैं, वो हम कर सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां लोगों से सहयोग की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही बरतने और विपक्ष को साथ लेकर न चलने का आरोप लगाया। साथ ही विपक्ष ने सरकार पर कोरोना से उपजी स्थितियों को नियंत्रित न कर पाने की भी बात कही। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भी सलाह दे चुके हैं कि सरकार सभी को साथ लेकर चले, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि उन्हें विपक्ष की सलाह नहीं चाहिए। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15 अप्रैल को विपक्ष के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कहे गए शब्दों को भी वापस लिया जाना चाहिए। जब शुरुआत हुई थी, हमने उसी वक्त कहा था कि सरकार जो है उसके पास इससे लड़ने का सेटअप नहीं है। अब 1 साल के बाद जब दूसरा स्ट्रेन आया है, आज भी हम वहीं खड़े हैं, आज भी वही स्थिति है। फैसले लो, फैसले बदलो, फैसले पलटो। सरकार का जो है कोरोना से लड़ने का जो सेटअप है वो आज भी अधूरा है। आज भी गवर्नमेंट के माइंड में क्लैरिटी नहीं है। नहीं, अब देखो ना, सरकार ने आनन फानन में ऐलान कर दिया कि पहले कह दिया कि बॉर्डर चेक किए जाएंगे, अब फिर बाद में जो है उनको लगा कि गलत बोल दिया गया, फिर कहा कि जी नहीं, होटल में चेक किया जाएगा। और इतने में लोगों ने सब ने अपनी जितनी भी बुकिंग्स कराई थी सब ने रद्द करा दी। अब पर्यटन कारोबारी परेशान हैं, उनके साथ जुड़े हुए कोई टैक्सी वाले हैं, कोई जो है गाइड्स हैं, कोई रसोइये हैं, कोई दूसरे हैं, सब लोग जो है चिल्ला रहे हैं कि सरकार फैसले जो है सही तरीके से नहीं ले रहे। बच्चे कह रहे हैं एक पेपर ले लिया, उसके बाद बाकी पेपर रोक दिए गए। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि विपक्ष को विश्वास में लेना। ये तो कहते हैं कि विपक्ष हमें गाइड ना करे। तो मुख्यमंत्री को ये लगता है कि कहीं विपक्ष अगर कुछ बोलेगा तो कहीं हमारी इंसल्ट तो नहीं हो रही है, कहीं हमारी ह्यूमिलेशन तो नहीं हो रही है, जनता कोई ऐसा तो नहीं सोच लेगी गलत। तो इसलिए वो कहते हैं हमें विपक्ष की राय की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल दिवस के पावन पर्व पे मुख्यमंत्री ने
शुभकामनाएं देने की बजाय प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी जाती हैं और आज तक ये रिवायत रही है। और मुख्यमंत्री ने इस मौके पे शुभकामनाओं के से हटके ये संदेश दिया प्रदेशवासियों को कि कांग्रेसी खाल में रहें। ये कभी नहीं हो सकता, कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा होगा ऐसे पावन मौके पे। और मुख्यमंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत मौके पे ये बात कही है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने धमकाऊ शैली का इस्तेमाल किया है। धमकाने की कोशिश मत करें कांग्रेस लीडर्स को, 3.5 साल से आप सत्ता में हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है और आज जब स्थितियां विकट हो चली है तब भी सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। अजीब सी परिस्थितियां यहाँ बन गई है और सरकार के पास जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम है, कौन सी रणनीति है, उसका खुलासा तो करें ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। अब तो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार है? क्या आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर है? क्या आपके पास वर्क फोर्स है जो पूरी तरह से इस बीमारी को लड़ने के लिए सक्षम है? और आप निर्णय बदल रहे हो। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि दोहरे मापदंड क्यों है। आपके मापदंड तो दोहरे, आप निर्णय लेते हो फिर वापस करते हो। पहले आपने निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है उसे जो है बॉर्डर पे अपना जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कोरोना जो नेगेटिव का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर आपने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, आप आइए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ पर्यटक जो होटल में आए वहाँ देने की ज़रूरत है, आप होटल में दिखाइए। ये तो बड़ा अजीब सा तर्क है। तो आप फैसले लेते हैं और फैसले से पलट जाते हैं। इस सरकार के पास कोई रणनीति जो है कोरोना से लड़ने की नहीं है। और आज जिस ढंग से ये बीमारी तेजी से फैल रही है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो चिंता का विषय ये है कि डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार के पास इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार निर्णय लेके बदलती है। हमने कहा था कि आप विपक्ष को विश्वास में लीजिए, लेकिन ये तो जरूरत ही नहीं समझते। विपक्ष से बात करने में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको शर्म आती है। हमको विश्वास में ले, हम भी अपना सुझाव जो है सरकार को देंगे, क्योंकि ये विषय जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार कहीं तो हमें भी सहभागी बनाए। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। बीते कल से ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अंधड़, ओलावृष्टि और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के लिए अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 18 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि 18 अप्रैल तक प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मंडी, चंबा और कांगड़ा के कुछ इलाकों में तूफान के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके लिए बाकायदा चेतावनी जारी कर दी गई है। मनमोहन सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और अधिकतर इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। हाँ, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में अभी बादल भी छाए हुए हैं, तो बारिश की भी प्रोबेबिलिटी है। आज और कल कुछ एक इलाकों में हिमाचल प्रदेश के बारिश हो सकती है। और जो ऊपर के इलाके हैं, हाई रीचेज वाला एरिया है जिसमें लाहौल स्पीति का जो ऊपर के इलाके हैं, वहाँ पे कुछ हल्का हिमपात होने की भी प्रोबेबिलिटी है। लाइट टू मॉडरेट बारिश रहेगी और इसका इफेक्ट कल भी रहेगा। आज और कल मीन्स जो 16 और 17 तारीख को जो बारिश और हिल स्टॉर्म भी हो सकता है, इसके लिए वार्निंग भी इशू की गई है। हिमाचल प्रदेश के जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी का है इलाका, कांगड़ा और चंबा के इलाके हैं, यहाँ पे तेज़ हवाओं के साथ जो थंडर शावर और साथ में हिल स्टॉर्म होने की भी पॉसिबिलिटी है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।